हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, दिस इज़ पार्ट नंबर 4। और हमारी अब इस पार्ट में ये कोशिश है कि हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो कोशिश रहेगी कि आज हम इस टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले पार्ट को ख़त्म कर लें, है ना। मैं सबसे पहले इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस वाली चीज़ है, यानी ये जो हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं, इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स पे हमें रेजिस्टेंस की बात करनी चाहिए वैसे तो, है ना। तो ब्रॉडली क्या होता है पता है क्या? ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो जो मटेरियल हैं वो 3 भाग में डिवाइड किए गए हैं। अगर आपको पता होगा तो आप सबसे पहली चीज़ बोलते हैं कंडक्टर और दूसरी चीज़ बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर, आपने नाम सुन रखा है। और फिर तीसरी चीज़ आती है सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो ये जो 3 मैं भाग में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो कंडक्टर यानी ये तो करंट को जाने देता है भाई, ये तो करंट को अलाउ करता है, ठीक है। ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता, इट डजंट अलाउ, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं करता, और ये अलाउ करता है बट विथ सम स्पेशल कंडीशंस, है ना। स्पेशल कंडीशंस, वो स्पेशल कंडीशंस क्या है उसको हमें देखना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर के बारे में हमें डिटेलिंग समझनी पड़ेगी। सो दैट इज अनदर थिंग। एक्चुअली आपके सिलेबस के अंदर ये पूरा की पूरा एक चैप्टर ही है, ठीक है। सो हम लोग डेफिनेटली उस पर डिस्कशन करेंगे, बट इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, ओके। बट अभी हमें सिर्फ कंपैरिजन करनी है, ठीक है। तो कंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें करंट जो है वो फ्लो होता है, और हमने ये देख रखा है कि करंट के अपोजिशन के लिए रेजिस्टेंस होता है। अब इसमें तो करंट ही फ्लो नहीं होता, तो यहाँ रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये समझ के चलो, ठीक है ना। और यहाँ पे भी करंट फ्लो होता है, तो यहाँ भी कुछ रेजिस्टेंस जैसी चीज़ होती है, यहाँ पे भी फ्लो को अपोजिशन मिलता है। अब अगर हम सोचें कि भाई दिमाग में आती है ये चीज़ कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये अपोजिशन है, इसको हमें हर पैरामीटर्स के लिए सोचना है, हमें इसके बारे में ध्यान रखना है, तो कैसा किया जाए। तो अभी हमें ना बेसिकली कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक और चीज़ मैं थोड़ी यहाँ इसको जोड़ देता हूँ, सम अलॉयज। अलॉयज क्यों लिख दिए सर, क्या हो गया? ये अलॉयज क्या होती है? पहली बात तो ये अलॉयज जो है ना क्या होता है, पहले मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। देखो, कंडक्टर यानी जो मटेरियल या मेटल का प्योर फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हमने सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, फिर आपके पास आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, है ना। इस तरीके के जो आपके पास प्योर मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वी कैन टेक देम इनटू कैटेगरी ऑफ कंडक्टर, है ना। फिर इंसुलेटर ऐसी चीजें हैं, आप इंसुलेटर कुछ एग्जांपल देख सकते हो। वुड इज अ इंसुलेटर, आप प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर। ऐसी चीज यानी जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। जैसे कि सर कैसे टेस्ट करें हम करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है? चलो हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। सिंपल चीज़ है, आपको करंट के फ्लो के लिए अगर कुछ समझना है तो आपको सिंपल चीज़ क्या करनी है मैं बताता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, देखो अभी छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करना है हमें, ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं करने खतरनाक वाले, हमें छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करना है जिससे हमें हार्म ना हो, है ना। आप एक बाजार से एक एलईडी खरीद के ला सकते हैं। एलईडी यानी छोटा सा एक बल्ब आता है, आपको दिखेगा, कहीं भी मिल जाएगा, है ना। उसके 2 वो होते हैं, लेग्स होते हैं, वो लेग्स होते हैं कनेक्शन के लिए, है ना। आप एक छोटी सी 3 वोल्ट की या 6 वोल्ट की बैटरी ला सकते हैं, ठीक है। अब वो जो बैटरी आपने लाई है, क्या करेंगे आप, उसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक वायर दूसरा वायर, 2 टर्मिनल्स पे 2 वायर लगा दिया आपने। अब वो जो 2 वायर के 2 एंड्स हैं, आपने वो जो आपने एलईडी लाई थी उसके दोनों लेग्स पे लगा दी। आप देखोगे एलईडी ग्लो कर गई, ठीक है, आपको लग जाएगा, दिख जाएगा एलईडी ग्लो कर गई। इसका मतलब जो करंट है वो वायर से होते हुए, एलईडी से होते हुए, बैटरी से होते हुए, वायर बैटरी एलईडी, वायर बैटरी एलईडी, ऐसे करके लूप में चलना शुरू हो गया। अब डेफिनेटली ये जो आपने वायर लगाया है या जो बैटरी आपने ली है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वो तो हमारे पास जो वायर है, आप देखोगे तो वायर जो होता है ना, अंदर कॉपर के स्ट्रैंड्स होते हैं। सो दैट इज अ मटेरियल कॉपर, उसका अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। दैट इज वन थिंग। अब हमें देखना था कि सर ये इंसुलेटर क्या होता है, कॉपर तो कंडक्टर था, इंसुलेटर क्या होता है। अब अपन ने क्या किया, एक जो वायर था, जैसे आपने क्या किया था, आपके पास ये एलईडी बल्ब था, यहाँ इसके 2 स्टैंड्स थे, यहाँ पे आपने एक बैटरी ली थी, ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव टर्मिनल था, यहाँ से इसको वायर जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया था, ये बल्ब जो था ये ग्लो कर गया।
अब आपने क्या किया, ये वायर को हटाया और यहाँ पे एक वुड का छोटा सा टुकड़ा लिया और यहाँ बीच में वुड का टुकड़ा लगा दिया। वुड यानी आपने एक अपना क्या बोलते हैं, ये अपना लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया यहाँ पे। अब क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? भाई इसका ग्लो चला जाएगा, इसका तो ग्लो चला जाएगा, अब तो ये ग्लो नहीं करने वाला। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो वुड है ये बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर यानी वो जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। that is nothing but insulator which completely opposes the flow of current. You can say its resistance is infinite. तो ये बेसिक बात हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। व्हाट इज इंसुलेटर, व्हाट इज कंडक्टर, ठीक है। एंड नाउ द सेमीकंडक्टर। मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, बस छोटी मोटी चीज बताऊंगा। ये एक ऐसी चीज है सेमीकंडक्टर जिसके पास कंडक्टिविटी भी है और इंसुलेशन भी है। इंसुलेशन यानी आपको वो करंट नहीं भी पास करने देगा और पास करने भी देगा। अरे सर ये कैसी बात हो गई, पास करने भी देगा और नहीं भी करने देगा, अरे ये क्या हो गया? हाँ ये ऐसा ही है। एक्चुअली क्या होता है पता है क्या, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जैसे जर्मेनियम जो हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर्स हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर्स हैं। मैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा, थोड़ी सी सिर्फ। ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना, ये एक्चुअली क्या करते हैं पता है क्या, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। यानी जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक्चुअली इनकी एक वैलेंस बैंड थियरी होती है। इसमें क्या होता है, यहां पे एक वैलेंस बैंड होता है, यहां पे कंडक्शन बैंड होता है। तो ये जो वैलेंस बैंड और ये जो कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में एक एनर्जी गैप होता है, ठीक है। सर ये सेमीकंडक्टर के लिए डिफाइन होता है क्या ये वाला? नहीं, ये सबके लिए डिफाइन होता है। ये इंसुलेटर के लिए भी डिफाइन होता है, यहां पे कंडक्टर्स के लिए भी डिफाइन होता है। पर जब हम इंसुलेटर और कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो इंसुलेटर और कंडक्टर के केस में कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, तो कंडक्टर के केस में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप्ड होते हैं। यानी उनके पास वैलेंस बैंड वाले जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन के लिए रेडिली अवेलेबल हैं। वहीं अगर आप इंसुलेटर की बात करते हो तो वहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि यहां से इधर वापस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना पॉसिबल नहीं है। देखो अब सर ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड क्या बोल रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ही मटेरियल करंट को कंडक्ट कर सकता है। पर अगर वहां कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए तो वो कंडक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यहां जो कंडक्टर वाले केस के लिए हमने एनर्जी डायग्राम बनाया था, एनर्जी बैंड डायग्राम बोलते हैं इसको, वहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड थे। इसका मतलब जितने भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्टर में, वो सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप इतना ज्यादा होता है। अच्छा सर गैप से क्या मतलब है? गैप से ये मतलब है कि थर्मल एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद कुछ जम करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं क्या? तो इंसुलेटर में ये कंडक्शन बैंड में कितनी भी एनर्जी थर्मल आप दे दोगे तो वो नहीं जा सकते। अब तीसरी बात, इसमें बिल्कुल नहीं जा सकते, इसमें तो प्रेजेंट ही है। तीसरी बात इतनी है, अब खुद सोच के देखो, इसकी एनर्जी गैप बहुत बड़ी, यहां तो ओवरलैपिंग एनर्जी गैप है ही नहीं, तो यहां की एनर्जी गैप कैसी होनी चाहिए? इतनी छोटी कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पे वो वैलेंस बैंड से कहां भाग जाए? कंडक्शन बैंड में भाग जाए। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से उठे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भाग गए, टेम्परेचर कम किया तो फिर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ गए। एक बात सोचो, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, अगर कंडक्शन बैंड में यहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वैलेंस बैंड में है और कंडक्शन बैंड में नहीं है, तो ये इंसुलेटर बन गया। तो ये क्या बन गया? इंसुलेटर। और अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो क्या बन गया? वो कंडक्टर। इस बात को समझने की कोशिश करो। कंडक्टर ऐसी चीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हैं। इंसुलेटर ऐसी चीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में अवेलेबल तो हैं, पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में थर्मल एनर्जी के थ्रू नहीं जा सकते, इसलिए वो कभी कंडक्ट नहीं कर सकता। पर
सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें कंडक्शन वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और एनर्जी गैप इतना कम है कि थोड़ी थर्मल एनर्जी देते ही वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में भाग जाते हैं और तुरंत वो सेमीकंडक्टर जो है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। फिर आप ये पूछोगे सर कैसा, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? बिल्कुल बढ़ाते जाओ, वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिल जाएंगे। अब सर और बढ़ाऊं, मुझे तो कंडक्टिविटी बहुत बढ़ानी है सेमीकंडक्टर की। हाँ, तो बस बढ़ा सकते हो, इसका बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में। पर अभी के लिए एक बात आप कंक्लूड कर सकते हो कि जैसे जैसे हम यहां से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम यहां पे कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। अब रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, इसके कारण रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अच्छा, एक का दिमाग में क्या आ गया, मैं आता हूं, इस पे भी आता हूं, जस्ट वेट। एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, मैं आ रहा हूं, जस्ट एक मिनट। यहां तो बढ़ ही नहीं सकती, यहां तो वैसे ही रेजिस्टेंस कितना लिख रखा हमने, देखो इनफाइनाइट लिख रखा, यहां तो बढ़ ही नहीं, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये अपन यहां का लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो था ना, ये पार्ट सारा इसके लिए था, ये सारा सेमीकंडक्टर के लिए था, ठीक है। ये वाला है ना, समझ गए होंगे। ये इसको अलॉय को हटा के मैं बाद में लिखूंगा अलॉय इधर, ठीक है ना, ये वाला ऐसा। ओके, सो दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, ओके, एंड दिस वन इज फॉर योर इंसुलेटर एंड दिस वन इज फॉर योर कंडक्टर। ओके, अब मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, किसका? कंडक्टर का बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टर का। सर आपने तो बोला ना वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में गए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए। याद है आपको कंडक्टर के लिए एक हमने रिलेशन रख रखा है, I = NeAVD। किसी का दिमाग इस n की तरफ जाएगा कि सर ये तो n बहुत बढ़ रहा है, n बहुत बढ़ेगा तो करंट बहुत बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ रही है? आप बोल रहे करंट बढ़ना चाहिए, यहां से तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे करंट को बहुत बढ़ाएंगे वो तो। देखो भाई, ऑलरेडी कंडक्टर के पास 10⁻24 ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये पहले ही। और जब इधर से कुछ थर्मल एनर्जी के थ्रू जाते भी हैं तो वो इसके कंपैरिजन में इतना कम है कि वो बहुत ड्रास्टिक चेंज इसमें नहीं ला सकता। पर जब इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकता, पर इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। रेजिस्टिविटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज लाता है, नंबर में उतना बड़ा नहीं लाता क्योंकि ऑलरेडी जो नंबर अवेलेबल है वो बहुत ही बड़ा है। तो जो ड्रास्टिक चेंज है वो रेजिस्टिविटी में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ को कम किया जाता है, टाउ कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिससे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर आप चाहो तो एक रेजिस्टिविटी का कंडक्टर के लिए, मेरे ख्याल से यहां का पोर्शन दिख रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां बना देता हूं ना। रेजिस्टिविटी का अगर मैं ग्राफ देखूं वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, so as the temperature increases resistivity increases. This is the graph for conductor only. This is the graph for conductor, ठीक है, this is the graph for conductor। अब बात आती है सर, ठीक है ये समझ गया, रेजिस्टिविटी बढ़ाने की बात तो इंसुलेटर में कहीं से आती ही नहीं है, ऑलरेडी उसके पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, वहां तो कोई मतलब ही नहीं है इसके बारे में बात करके। ऑलरेडी रेजिस्टिविटी बहुत बड़ी है, इन्फिनिटी बहुत बड़ी है, उसके बारे में तो बात करके मतलब नहीं। नाउ व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर? जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब भी इसके कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर के पास इतने सारे है ही नहीं, सेमीकंडक्टर के पास तो बहुत ही कम है, तो वहां कुछ भी बढ़ेगा तो वो कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां सेमीकंडक्टर के अंदर, और वैसे उसमें और भी डिटेल्स हैं, बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, पर अभी के लिए इतना समझ लो कि सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिसके कारण कंडक्शन के लिए ज्यादा चार्जेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो कंडक्शन के लिए जब ज्यादा चार्ज अवेलेबल हो जाएंगे तो अपोजिशन तो वैसे ही कम हो गया, यानी यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे यहां टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता है, वहां टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होता है। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा कंडक्ट करेगा, वहीं कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा अच्छा कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो बस ये बात को आप ध्यान रखें, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर एंड दिस इज फॉर
कंडक्टर, दिस इज फॉर कंडक्टर, कीप दिस थिंग इन माइंड। सर फिर रेजिस्टिविटी जो है वो तो कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, हाँ कम हो रही है। हाउ, व्हाट अबाउट द ग्राफ, ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ, रेजिस्टिविटी डिक्रीजिंग, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर, कीप दिस थिंग इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड, वेरी सिंपल। सर एक और चीज बताई थी ना, अलॉय, अलॉय, ये तो थोड़ा बेसिक चीज खत्म हो गई यहाँ पे। अब आपने बोला एक अलॉय भी बताया था सर, अलॉय, हाँ अलॉय की भी बात करते हैं, थोड़ा इसको इस तरफ सरका लेते हैं। एक्चुअली पता है क्या, अलॉयज जो है ना, अलॉयज, अलॉयज तुमने नाम सुन रखा होगा पहले भी, व्हाट इज अलॉय, इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, यू कैन से डिफरेंट कंडक्टर्स। हमने अलॉय को अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, अपने स्वार्थ के लिए, हमने अपने स्वार्थ के लिए यानी अपने काम के लिए बनाया है। क्या हो रहा था पता है क्या, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस थे जिसमें क्या होता था कि भाई जैसे हायर टेम्परेचर पे कंडक्टर्स को काम करना पड़ता था, हायर टेम्परेचर्स पे, पर दिक्कत ये होती थी कि जब टेम्परेचर बढ़ता था फट से कंडक्टर अपना रेजिस्टेंस बदल देता था, अरे, और रेजिस्टेंस बदल देता तो सर्किट के करंट को वो कम कर देता था, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। अब ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें हमें करंट को फिक्स रखना था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी करंट को फिक्स रखना था, तो दिमाग में ये चीज आई कि भाई अगर करंट को फिक्स रखना है तो रेजिस्टेंस को फिक्स रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, करंट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा रेजिस्टेंस के कारण। तो ऐसी कुछ चीजें बनानी पड़ेगी, ऐसा कोई मटेरियल या ऐसा कोई अलॉय बनाना पड़ेगा जो कंडक्ट तो करे पर टेम्परेचर के साथ उसके रेजिस्टेंस में बदलाव ना हो, टेम्परेचर के साथ उसके रेजिस्टेंस में बदलाव ना हो। देखो क्या होता है पता है क्या, जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, साइंस के अंदर डिस्कवरी, यानी आपने सुना होगा कभी भी कोई डिस्कवरी जो है ना वो ज़रूरत के बाद आती है, ठीक है ना, तो ज़रूरत जो होती है ना वही किसी भी एक्सपेरिमेंट को करवाती है, और एक्सपेरिमेंट को करवा के जब हम ज़रूरत के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंट होते समय कुछ नई बातें भी उजागर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आई दिमाग में कि कैसे करें ये चीज़ कैसे करें हम, कि हमें तो भाई टेम्परेचर जो है बढ़ाना ही है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा ही, पर उसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो ताकि सर्किट करंट डिस्टर्ब ना हो। कैसे की जाए ये चीज़, कैसे लाई जाए ये बात, तो एक अलॉयज इस तरीके के बनाए गए जिनके अंदर डिफरेंट मेटल्स के, मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन लिए गए, और उनके रेजिस्टेंस को देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। सर कोई एग्जांपल बता दो तो, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन, मैंगनीन, शायद यही होगी स्पेलिंग, ठीक है ना। तो ये, अब ये कुछ ऐसे अलॉयज हैं, ऐसे और भी हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, एग्जाम्पल देखोगे तो ये कुछ ऐसे अलॉयज हैं जिनके अंदर क्या किया गया भाई, इनको एक अच्छे स्पेशल पर्पस से बनाया गया कि भाई क्या, कि हमें कुछ भी करके इसका टेम्परेचर बढ़े भी तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन द। हाँ देखो एक और बात, ऐसे सर पूरा कांस्टेंट रहता है कि सर 10 ओम लिया था तो 10 ही ओम रहेगा क्या हमेशा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो बदलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, सब कुछ वहां है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट इक्वल कहा है। अगर आप इसका ग्राफ भी देखते हो टेम्परेचर के साथ, सो आपको कुछ ग्राफ इस तरीके से दिख जाएगा, यानी बहुत छोटे स्लोप का, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल स्लोप का ग्राफ। अभी थोड़ा बहुत स्लोप दिख रहा होगा, वो मैंने बनाया इसलिए ताकि तुम्हें दिखे, बट अदरवाइज देखोगे तो वो निग्लिजिबल स्लोप का ग्राफ होगा, निग्लिजिबल स्लोप का ग्राफ होगा। इस बात को समझने की कोशिश करें, एकदम बेसिक बात, एकदम छोटी सी बात है। तो ये हमारे पर्पस से, हमारे काम के लिए बनाया गया, हमने अपने यूज के लिए बनाया गया, ऐसा कुछ जो हमने किया था, है ना। तो दिस इज दी बेसिक थिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक criteria for the temperature dependency of conductor, insulator, semiconductor and some alloys। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, या एक बात और ऐड करना चाहूंगा। कंडक्टर के केस में सर यू हैव सेड दैट रो एल बाई ए आपका रेजिस्टेंस होता है, मैंने कहा बिल्कुल सही। रो के बाद एम ई एल अपॉन
एनी स्क्वायर टाउ। सर रो की वैल्यू भी ये हमने निकाली थी, बिल्कुल सही है। आपने कह दिया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम टाउ है वो कम होगा, टाउ कम होगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। ई तो सर कांस्टेंट है, एम ई भी कांस्टेंट है, ई सॉरी यहाँ एल नहीं आता, सॉरी ई तो कांस्टेंट है, एन ई भी ई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम ई भी कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म जो है इनको तो मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब सर वो जो एन है, एन 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 का कैसा? कोई नहीं दिक्कत भाई, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभी मैंने बताया था एन बढ़ेगा, पर उसके बढ़ने का जो नंबर है ना वो नंबर इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको हम ऑलमोस्ट वहां फिक्स मान के चलें और हम सारा फोकस अपना इस टाउ की तरफ रखें। टाउ के साथ फिर रेजिस्टिविटी के, देखो हम सारा टेम्परेचर पे फोकस रखें, टाउ पे रखें, टाउ के साथ रेजिस्टिविटी पे रखें, फिर आर पे रखें। ओके, तो ये तो खेल हो गया रेजिस्टिविटी के अंदर। सर अब मेरे दिमाग में आता है, ठीक है रेजिस्टिविटी तो मैं समझ गया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर से टाउ पे डिपेंड करेगी, समझ गया। पर सर हमने एक चीज और पढ़ रखी है जिसको कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। हमने एक और चीज पढ़ रखी है जिसको कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन ये पढ़ रखा है हमने। थर्मल एक्सपांशन है कोई भी मटेरियल होता है तो जब भी उसे गर्म किया जाता है, हीटअप किया जाता है, तो डेफिनेटली उसके शेप साइज में चेंज आता है, एंड दैट फिनोमेना इज नथिंग बट थर्मल एक्सपांशन। सर वहां इतनी बातें अपन ने की, इसमें कहीं थर्मल एक्सपांशन का नाम ही नहीं लिया गया। हाँ, फॉर्मूले में दिख रहा है ना हमें सर, रो एल बाई ए, डेफिनेटली रो के साथ जो बदलाव आने वाले वो आर में दिखेंगे, बट व्हाट अबाउट एल एंड ए? सो एक बात समझ लो, इस पूरे डिस्कशन में निग्लेक्ट थर्मल एक्सपांशन। हमने इस पूरे डिस्कशन के अंदर थर्मल एक्सपांशन को निग्लेक्ट किया है। ऐसे कैसे सर निग्लेक्ट कर देंगे हम? क्यों कर देंगे निग्लेक्ट भाई? क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, सही है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सर आप निग्लेक्ट? भाई देखो मैं बताता हूं, होता क्या है कि अगर मैंने कुछ डिग्री टेम्परेचर राइज किया, उससे जो लेंथ में बदलाव आए, जो एरिया में बदलाव आए, मान लो एक्सपांशन में लेंथ बढ़ी, एरिया भी बढ़ा, या जो भी रिलेटिव चेंजेस आए, तो वो इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें इन पैरामीटर्स के अंदर यानी रेजिस्टेंस के चेंज के अंदर कंसीडर करने की जरूरत नहीं। पर जब भी कभी कोई कमर्शियल डिवाइस बनाने वाली चीजें हो रही होंगी, कुछ ऐसा बनाया जा रहा होगा जो कंप्लीटली इन चीजों पे डिपेंड करेगा, तो वहां देखा जाएगा कि थर्मल एक्सपांशन का इफेक्ट एक्चुअली कितना बड़ा है। ये बहुत जरूरी है कि थर्मल एक्सपांशन के इफेक्ट को देखा जाए। तो इसीलिए अभी फिलहाल की कंडीशन में वहां थर्मल एक्सपांशन हमारे सिलेबस के हिसाब से इट इज नॉट इन द कंसिडरेशन। सो आप ये बात समझ लें। अब मुझे क्या करना होगा पता है क्या? मुझे इसका फटाफट से फॉर्मूला डिराइव करना है, फटाफट से टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। सो मेरे ख्याल से आपने इसको बना लिया होगा। आई विल रब दिस थिंग, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं और फिर बहुत आसानी से फटाफट से हम वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं, और उसके बाद हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं फटाफट से, जिससे हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकेंगे फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स, है ना। तो यहां से आगे अब वो चीज पे ध्यान देंगे। वैसे जो भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी तुम्हें डाउट्स हों वो पूछ सकते हैं कमेंट करके। कुछ लोग ज़रूर पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि थोड़ा सा हम जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखें, ताकि जब तुम डाउट्स पूछोगे, डिस्कस करोगे, सो यूल फील वेरी मच बेटर, है ना। सो नाउ डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर at calculation of resistance of conductor at some temperature T final, कुछ फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। मैं कुछ बेसिक बातें बना लेता हूं पहले, ठीक है। हम रेजिस्टिविटी से शुरुआत करेंगे, रेजिस्टिविटी निकालेंगे, उससे रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। लेट
रो नॉट बी द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट, यानी इसको हम इनिशियल मान लें, किसी इनिशियल, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय dt, दैट इज, ये क्या हो जाएगा, टी नॉट प्लस डी टी, द रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस बाय रो नॉट प्लस डी रो। डी रो से कुछ वो भी बढ़ गई भाई, टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई, अभी अभी अपन ने बात की थी। अब इसके बाद लेट डी रो इट्स शोन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली इसको बताया गया है। ऑल्सो वी कैन से experimentally d rho is proportional to dt, d rho is proportional to dt and rho, d rho is proportional to rho। यहां क्या कहा है हमने, देखो डी रो इज प्रोपोर्शनल टू डी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, और जितनी बड़ी रेजिस्टिविटी होगी उतना बड़ा चेंज, यानी डी रो इज चेंज, उतना बड़ा चेंज उस मटेरियल के अंदर रेजिस्टिविटी में आएगा। सो व्हाट वी कैन से दैट डी रो इज प्रोपोर्शनल टू रो डी टी, यू कैन से दिस थिंग। नाउ ऑल्सो वी कैन से d rho is equal to alpha times rho dt, where alpha is temperature coefficient of resistivity और resistance। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमें हमेशा दिया रहेगा। ये मटेरियल डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, हर मटेरियल के लिए अलग होगा, ठीक है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाउ टू कैलकुलेट फाइनल रेजिस्टिविटी at final resistivity rho final at final temperature T final, we need to integrate, हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। Therefore integrating both side it will give you d rho equals to integral alpha rho dt, and it is from rho naught to rho final, it is from T naught to T final. Now this is the very important relation, इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हैं, यहां से इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फॉर इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 के बारे में अगर बात करें, अल्फा जो होगा, अल्फा कैन बी वेरिएबल f of temperature, function of temperature, और it can be constant। भाई अगर वेरिएबल है तो अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर वाली यहां रख दो, और अगर कांस्टेंट है तो अल्फा को इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, बेसिक रूल। सो इंटीग्रल लेट अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। 90% केसेस में आपको अल्फा कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू ही मिलेगा, तो इसलिए हमने अभी कांस्टेंट ले लिया। वेरिएबल मिलता भी है तो आप वेरिएबल मिलता भी है तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल एक चीज करनी है, बहुत आसानी से आप ये चीज कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां अल्फा का टेम्परेचर डिपेंडेंसी इक्वेशन यहां डाल देना है। जैसे ही आप डाल दोगे इक्वेशन, वहां आप इंटीग्रेट कर लोगे, नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी थिंग। ओके, सो अल्फा इज कांस्टेंट हमने मान लिया, देयरफॉर यहां पे आप कर सकते हो इंटीग्रल डी रो
अब आपके पास आ गया रो इनिशियल से रो फाइनल, फाइनल लिख रहे हैं हम लोग इसको, इक्वल्स टू अल्फा को बाहर लिख देंगे आप, और अच्छा रो को नीचे ले जाना पड़ेगा, ये वाले रो को नीचे ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन रो के टर्म्स में हो रहा है, और अल्फा के बाद यहाँ आ जाएगा dt। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, अल्फा कांस्टेंट करके हमने बाहर रख दिया। आपको पता होगा कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई x इक्वल्स टू ln ऑफ x होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का पार्ट है, हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ln ऑफ रो, और ये हो गया रो नॉट से लेके रो फाइनल इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे भी टी नॉट से लेके टी फाइनल, यानी हम लिख सकते हैं dt का t, और यहाँ आ जाएगा टी नॉट से लेके टी फाइनल तक। इसके बाद हम इसके अंदर अगर वैल्यूज पुट करें तो ln ऑफ रो यानी रो फाइनल माइनस ln ऑफ रो इनिशियल दैट इज रो नॉट इक्वल टू अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आप इसको थोड़ा अरेंज कर लें, लॉग की प्रॉपर्टी है, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इज ln ऑफ a बाई b दैट इज रो फाइनल बाय रो नॉट इक्वल टू अल्फा। इसको मैं डायरेक्टली अब t फाइनल इसको मैं डायरेक्टली डेल्टा t लिख सकता हूँ, दिस t फाइनल माइनस t नॉट इज डेल्टा t। नाउ ln हटाएं तो ये e के पावर में चला जाएगा, रो फाइनल इक्वल्स टू रो फाइनल बाय रो नॉट इक्वल टू e का पावर अल्फा डेल्टा t। सो यहां से आपको जो दिखता है दैट इज रो फाइनल इक्वल टू रो नॉट e का पावर अल्फा डेल्टा t। दिस इज द मोस्ट important equation to calculate rho final, that is at any temperature T final, किसी final temperature में निकालने के लिए। अब this is you can say equation number 2, very important equation, very important, very important equation, and this is valid for any sort of alpha delta t की किसी भी वैल्यू के लिए you can apply this। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मुझे अगर अल्फा डेल्टा टी वाली चीज को अगर मुझे रेजिस्टेंस के साथ लिखना है तो हाउ आई कैन राइट इट विद रेजिस्टेंस। ये एक बड़ा मुद्दा है कि भाई अब सर ये तो आपने रो के लिए कैलकुलेट कर दिया, मैं रेजिस्टेंस में इसको कैसे लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक रिलेशन है जिसके अंदर आप ये जानते हैं कि वहाँ पे रेजिस्टेंस और रो में क्या रिलेशन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस और रो में क्या रिलेशन है तो यू जस्ट पुट दैट वैल्यू। सो आप लिख सकते हैं आर फाइनल इज इक्वल टू रो फाइनल एल बाई ए। आपको मैंने बताया था इस समय हम थर्मल एक्सपांशन कंसीडर नहीं कर रहे, तो एल और ए कांस्टेंट हो गया, और आर नॉट जो इनिशियल रेजिस्टेंस है आप इसको लिख सकते हैं रो नॉट एल अपॉन ए। उठा के अगर हम इसको यहाँ से देखें तो रो फाइनल हमारे पास आ जाएगा आर फाइनल ए बाई एल, और हम यहाँ से लिख सकते हैं रो नॉट इक्वल टू आर नॉट ए बाई एल, उठा के वहाँ डाल दें। सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम आर फाइनल इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर रेजिस्टेंस। अब एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इक्वेशन हमने निकाली है ये बड़ी वैल्यूज के लिए, पर अल्फा अपने आप में टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मैंने कहा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो मैंने कहा है, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। और जब ये बहुत छोटी वैल्यू होती है तो अल्फा डेल्टा टी अपने आप में बहुत छोटा हो जाता है। जब अल्फा डेल्टा टी अपने आप में बहुत छोटा हो जाता है तो ये तो जनरल हम यूज कर सकते हैं। इन जनरल वी कैन यूज इक्वेशन 2 and 3 to calculate rho final and r final, but if alpha delta t is very less than 1, this is very important, ये दिमाग में भर लो। If alpha delta t is very less than 1, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाने के बाद ये क्या बन जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। e का पावर अल्फा डेल्टा t will become 1 plus alpha delta t। ये थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको, ये मैथमेटिक्स लगाने के बाद आता है, बट हमें
उस पर जाने की जरूरत, वैसे ही बहुत सारा मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो इतना ध्यान रखें कि जब अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा है, यानी रेजिस्टेंस के अंदर बहुत छोटा चेंज आ रहा है, जैसे टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस के अंदर कुछ 1-2 ओम्स का, 5-7 ओम्स का, 10 ओम, यानी जो दी वैल्यू है उससे अगर कंपैरिजन करके बहुत छोटा चेंज आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 ओम दिया था और टेम्परेचर चेंज करके 1001 या 1002 ओम हो गया, यानी 1 या 2 ओम्स का ही डिफरेंस आया, इसका मतलब 1000 में 2 को कंपेयर करोगे तो बहुत छोटा है। इसी से हम ये कहेंगे कि जब वो बहुत छोटी वैल्यू होगी तो यही वाला आपको, ये वाला आपको e का पावर अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रख के ही फॉर्मूला यूज करना है। जब आप ये रख देंगे, मेरे ख्याल से ये वाला लिख लिया होगा, तो मैं यहाँ थोड़ा इसको कंक्लूड करता हूं। जब आप इसको रख देंगे e का पावर अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो आपको मिलेगा देयरफॉर रो फाइनल इक्वल्स टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा एक, यह आ जाएगा एक इक्वेशन नंबर 4, एंड आर फाइनल इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। सो एक बात ध्यान रखें, जब लार्ज चेंजेस हैं सो आपको आर एफ इक्वल्स टू आर नॉट ई पावर अल्फा डेल्टा टी या रो फाइनल इक्वल टू रो नॉट ई पावर अल्फा डेल्टा टी रखना है, और जब वेरी स्मॉल चेंजेस हैं तो आपको आर इक्वल्स टू आर फाइनल इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रखना है, या रो फाइनल इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी रखना है। ठीक है, यहां तक के अब बातें तो आ गई, बट अब मुझे थोड़ा सा एक काम करना है कि लेट्स नो व्हाट इज अल्फा, लेट्स नो अबाउट अल्फा। अल्फा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अल्फा को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो आर फाइनल माइनस आर नॉट, इसको इधर ले आता हूं, अपॉन आर नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सो फाइनली अल्फा इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दिस इज द अल्फा, दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आई थिंक ये सबने लिख लिया होगा, इसको मिटा देता हूं अभी के लिए। तो ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है, अब इस अल्फा पे हमें थोड़ा सोचना है, भाई इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, वही नाम पता कौन है, क्या है, कहां से आया है, क्यों आया है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ दिस अल्फा, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ दिस अल्फा। क्यों आया है भाई? सबसे पहले तो यूनिट, भाई यूनिट क्या है, फॉर्मूला दिखाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कट जाएगा तो अकेला बचेगा कौन? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर होता है केल्विन, तो ऊपर जाके केल्विन इनवर्स या अल्फा यूनिट का जो देखेंगे, सो इट विल बी केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो एक तो ये भी आ सकता है, एक तो ये भी आ सकता है। और आप अगर चाहेंगे डायमेंशन, तो अल्फा का डायमेंशन यानी वही आप k का पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज हो गई। इसके बाद में आप कुछ और चीजें देख सकते हैं कि अल्फा क्या क्या हो सकता है। भाई अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर। सो अपन एक बात सोच सकते हैं कि कंडक्टर्स के केस में, फॉर कंडक्टर्स अल्फा इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर नॉट अपॉन डेल्टा टी इंटू आर नॉट। आपको पता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेल्टा टी इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा टी इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड आर फाइनल माइनस आर इनिशियल भी पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब अल्फा विल बी पॉजिटिव, अल्फा विल बी पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, अल्फा विल बी पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स ऑलवेज। ठीक है सर, ये बात तो समझ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। बट व्हाट अबाउट सर सेमीकंडक्टर? कोई दिक्कत नहीं, सेमीकंडक्टर की बात ले लो। सो अल्फा, अब आप फिर से देख लो, आर फाइनल माइनस आर नॉट अपॉन डेल्टा टी इंटू आर नॉट। आपने डेल्टा टी तो पॉजिटिव कर दिया क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, पर टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब आर फाइनल माइनस आर नॉट आ जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब अल्फा विल बी नेगेटिव, अल्फा विल बी नेगेटिव। ये बात भी समझने वाली है भाई, यानी अल्फा कैन बी पॉजिटिव, अल्फा कैन बी नेगेटिव, बट for semiconductors it can be negative, for conductors it has to be positive। तो हाँ, फिर कोई बोल सकता है सर अलॉयज, तो अलॉयज में तो ऐसा है भाई कि ये जो चेंज है ये है ही नहीं, हमने बोल दिया ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है।
अगर ये निग्लिजिबल ही चेंज है तो अल्फा कैन बी 0 फॉर अलॉयज एज वेल। अब मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर कितना भी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन, कितना भी डिटेल डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हो आप, बहुत डिटेल में जाके बड़ा मजा आएगा इसके क्वेश्चंस करने में। बस एक दिमाग में पार्ट भर लो कि भाई जब भी रेजिस्टेंस के अंदर बड़ा चेंज है, यानी उसकी वैल्यू के कंपैरिजन में बड़ा चेंज है, जैसे 10 ओम से 20 ओम चेंज हो गया, यानी बड़ा चेंज हो गया, तब जब भी बड़ा चेंज है तो आपको ये वाला लगाना है, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। बट अगर रेजिस्टेंस के अंदर बहुत छोटा चेंज है, जैसे कि 10 ओम से 10.1 ओम हो गया, 10 ओम से 10.1, तो ये बड़ा छोटा चेंज है, वेयर अल्फा डेल्टा टी विल बी लाइक very small value less than 1, very less than 1, then the formula will turn out to be rho final equal to rho naught 1 plus alpha delta t and r final will be equal to r naught 1 plus alpha delta t। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें, कितने मिनट हो गए? हाँ, अच्छा, तो ये कुछ बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है, जिसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, अपने को उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन एक सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर is increased from 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, then 10 degrees Celsius to 20 degrees Celsius when its temperature is increased by 100 degrees Celsius, find अल्फा, दिस इज द क्वेश्चन। बड़ी सिंपल सी चीज है। अब आपके दिमाग में कम से कम ये बात आ जानी चाहिए कि हमें क्या लगाना होगा। 10 से 20 डिग्री तक चेंज हुआ, यानी 10 डिग्री का चेंज हुआ, काफी बड़ा चेंज है, विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई, आपको थोड़ा सोचना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको रेजिस्टेंस आपको अल्फा निकालना है, सो यू कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला आर फाइनल इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। बहुत आसानी से सब समझ गए होंगे। आपको अब ये ई को हटा के एल एन में ले जाना पड़ेगा, तो एल एन विल बी आर फाइनल बाय आर इनिशियल आर नॉट इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। अब यहां से आप अल्फा लिख सकते हैं, तो एल एन ऑफ आर फाइनल, अल्फा अभी यहीं रहने देता हूं डेल्टा टी, तो एल एन ऑफ आर फाइनल इज 20 डिग्री, तो 20/10 आ गया, तो ये आ गया एल एन ऑफ 2। ठीक है, अब आप बहुत सिंपल अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ 2 बाई डेल्टा टी इज 100, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहां से आपने देखा होगा बड़ा सिंपल है, बहुत इजी चीज है। ठीक है, आप यहां से देखोगे तो इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है 2। देखो जो स्टूडेंट्स, मेरे पास थोड़ा समय कम है इसलिए मुझे फटाफट क्वेश्चन लिखते ही सॉल्व करना पड़ रहा है, बट जब मैं क्वेश्चन लिख दूं उसके बाद आप सिंपल इस वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप खुद से सॉल्व करें और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ जाके आंसर्स चेक करें। मैंने बहुत बेसिक चीजें तुम्हें बता दी हैं, तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ resistor is increased, when the temperature of resistors is increased by 10 degrees Celsius, 10 degrees Celsius, its resistance changes, its resistance changes from 1000 ohm to 1001 ohm, 1000 से 1000 अब समझ सकते हैं। फाइंड अल्फा, अगेन दिस इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड अल्फा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप इसे भी बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा, आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स बिकॉज यू कैन पॉज दैट वीडियो, आप पॉज कर दें उसे, पॉज करके रुक जाएंगे और फिर आप सॉल्व कर सकेंगे इसे।
और सॉल्व करें फटाफट से कम अब इन वैल्यूज को देख के आपको हिंट लगी होगी कि अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। 1000 से 1001 यानी बहुत छोटा चेंज, 1000 के कंपैरिजन में जो 1 का चेंज आया है वो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब यू हैव टू यूज द सेकंड फॉर्मूला, आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और मैंने डायरेक्ट इसको रीअरेंज करके अल्फा के लिए आपको रख दिया है, जबकि आपको अल्फा ही फाइंड करना है। सो अल्फा इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इंटू डेल्टा टी। यू कैन डायरेक्टली पुट दी वैल्यूज 1001 माइनस 1000 अपॉन 1000 इंटू डेल्टा टी, यानी कितने डिग्री से चेंज हो रहा है, दैट इज बाय 10 डिग्री। सो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 बाई 10 का पावर 4 एंड दिस अल्फा विल कम आउट टू बी 10 का पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यू कैन सी सच अ स्मॉल वैल्यू, you can see such a small value, it's so small, ठीक है। So these are the things, these are the basic things, very important, very like you can say very easy questions, ठीक है ना। अब अगर हम देखें, ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चंस और हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इसको अगर आप देखें तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन सिल्वर वायर, द रेजिस्टेंस of thin silver wire is 1 ohm, 1 ohm। अब 1 ohm दिया हुआ है at 20 डिग्री सेल्सियस, at 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब at 20 डिग्री सेल्सियस the wire is placed in a hot liquid bath, the wire is placed in hot लिक्विड बाथ, ठीक है। अब इसके बाद कहता है बात, एंड नाउ इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, एंड नाउ इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स 1.2 ohm, resistance becomes 1.2 ohm। find the temperature coefficient, find the temperature coefficient, find the temperature of the hot liquid bath, okay sorry, find the temperature of hot liquid bath alpha equal to, if alpha equals to 10 to the power -2 पर डिग्री सेल्सियस यू कैन से, और पर डिग्री सेल्सियस का इनवर्स लगा सकते हो, ठीक है। सो अब आपको यहां देखो, अच्छा एक दो चीज और मैं बताना चाहता हूं। क्या होता है, देखो हम लोग, पता है क्या, एक्चुअली मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को बड़ा शॉर्ट कर सकता हूं। मैं तुम्हें से इतना बोल सकता हूं कि भाई एक रजिस्टर था, उसका 1 ओम था 20 डिग्री पे, फिर उसको किसी जगह मीडियम में गर्म किया गया और वहां पे उसका रेजिस्टेंस 1.2 हो गया, तो वो जो गर्म जगह थी उसका फाइनल टेम्परेचर बताओ, अल्फा ये दिया है। मैं चाहूं तो इसको ऐसा सिंपल भी लिख सकता हूं, पर मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक्चुअली तुम जब किसी बुक को सॉल्व करते हो या तुम जब किसी स्टैंडर्ड मटेरियल को सॉल्व करते हो ना, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। मैं फटाफट करने के लिए वो कर सकता हूं, बट वैसा करने से क्या होता है पता है, यहां वाले क्वेश्चन तो तुम्हें जम जाएंगे, पर जब तुम वहां जाओगे, जब तुम किसी किताब को सॉल्व करोगे, वहां बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। अब उन क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल रहेगा, फटाक से सॉल्व हो जाएगा, पर परेशानी ये रहेगी कि लैंग्वेज समझने में हम फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, ताकि तुम लैंग्वेज से अवेयर हो जाओ। चलो तो हम वापस अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। अब यहां दिया है रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन सिल्वर वायर, पहले यानी आर नॉट दिया हुआ है 1 ओम, और एक आर फाइनल भी दिया है 1.2 ओम, ठीक है ना। एंड नाउ इट इज प्लेस्ड इन अ हॉट लिक्विड, पहले उसका यानी टी इनिशियल जो था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, और हमें टी फाइनल नहीं पता, जिस हॉट लिक्विड में उसे रखा गया वही टेम्परेचर उस वायर का भी हो जाएगा, तो वही हॉट लिक्विड का टेम्परेचर होगा जो फाइनल टेम्परेचर वायर का होगा। और हमारे पास एक और चीज गिवन है, दैट इज 10 का पावर -2 अल्फा दिया हुआ है। अब सर समझ में नहीं आ रहा, लगाऊं क्या? हाँ, ये बात तो आ रही है दिमाग में कि दिक्कत की क्या लगाएं सर, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको बड़े आसानी से आर को देख के चीजें समझ में आ रही थी, यहां थोड़ा दिक्कत होगी। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं, तो आप सिंपल चीज देखें कि भाई यहां भी आप देखेंगे तो R 1 से 0.2 यानी 1 से 0.2,
1 से 0.2 यानी 1 से 0.2 का चेंज, यानी 0.2 का चेंज ही आ रहा है, और 0.2 का चेंज यानी 1 से तो बहुत छोटा है, 1 से तो छोटी वैल्यू है वो। तो 1 से छोटी वैल्यू जब भी कभी होगी तो आपको अपना वही फॉर्मूला लगाना है, दैट इज R इक्वल्स टू R फाइनल इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो अब R फाइनल जो है आपके पास दिया हुआ है, दैट इज 1.2, R नॉट आपके पास दिया हुआ है 1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा यानी 10 का पावर माइनस 2 डेल्टा टी यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल यानी 20 डिग्री। 1.2 माइनस 1 कर लो इक्वल टू 10 का पावर माइनस 2 टी फाइनल माइनस 20। अब आप इसको देख लो सॉल्व करके, तो यहां से कितना आ जाएगा, 0.2 बाय 10 का पावर माइनस 2, ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 10 का पावर यहाँ टी फाइनल माइनस 20। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, इस तरफ आ जाओ, तो इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा देख लेते हैं। तो वो नीचे 10 का पावर माइनस 2 है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो वो 200 यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 यहां से आ गया, देखो थोड़ा वहां का 20 आ गया, और उधर वाला 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा टी फाइनल। तो फाइनल टेम्परेचर हॉट बाथ का 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगेन यू कैन सी इट इज वेरी 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 इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, और वो लास्ट क्वेश्चन आपको जो है वो घर से ही कर लेना है, होमवर्क है, इट विल बी योर होमवर्क, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग इसको देख लेते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ वायर, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं इसके बाद एक और दूंगा, कंडक्टिविटी ऑफ वायर, एक क्वेश्चन और दूंगा, कंडक्टिविटी ऑफ वायर, सॉरी क्या लिखा है इसमें, अ कंडक्टिव वायर, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं है, अ कंडक्टिव वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ये होमवर्क होगा, नेक्स्ट वीडियो में पहले इसको डिस्कस करेंगे, आंसर बताएंगे। 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अल्फा इक्वल टू 1/273 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस एट, then determine its resistance at 273 डिग्री सेल्सियस। आपको स्पेस का रेजिस्टेंस निकालना। एक तो ये क्वेश्चन आपको घर से कर लेना है, और एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है ना। ये आई होप सबने लिख लिया होगा, बहुत सारी बातें हैं इसमें, हमने बहुत बड़ा डिस्कशन किया है, बहुत सारी बातें आपको पता चलनी चाहिए इस पे से, है ना। तो ये एक आप लिख लेंगे, और एक दूसरा लिखेंगे, एक दूसरा क्वेश्चन और लिखेंगे, इसमें लिखेंगे फाइंड क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट दैट इज अल्फा इक्विवेलेंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दैट इज अल्फा इक्विवेलेंट फॉर two resistances, for combination of two resistances, combination of two resistances connected, first part in series, second part in parallel, if alpha 1 is temperature coefficient of R1 and alpha 2 is temperature coefficient of R2, ठीक है। एक R1 रेजिस्टेंस है, एक R2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये एक R1 है और ये एक R2 है, दोनों सीरीज में लगे हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, और इसका ही सेकंड पार्ट ऐसा है, ऐसा है। दिस इज R1, दिस इज R2, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो आपको यहाँ इसके लिए भी अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। अल्फा इक्विवेलेंट आपको निकालना है सीरीज वाला, और इसके लिए भी आपको अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है, और वो होगा पैरेलल वाला, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो आपके पास ये
एक्चुअली 4 और 5, 5 के 2 पार्ट, ऐसे 3 क्वेश्चन होगा एक तरह से। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये ऑलरेडी AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम कहीं भी प्रीवियस ईयर बुक में सर्च कर सकते हो, ये AIEEE में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये पूछा गया था, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट इसको हमें सॉल्व नहीं करना रहता, इसकी सिर्फ वैल्यू जो है उसे याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन देख के हमें वो फटाफट आ जाती है, ठीक है ना। तो राइट नाउ फॉर दिस टाइम वी कैन लाइक स्टॉप हियर, हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, गुड बाय।